नमस्कार। आपातकाल पर हमारी इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह तारीख आज भी एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। ठीक आज से 50 साल पहले आधी रात को रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और इसी के साथ भारत में इमरजेंसी 1975 लागू हो गई। 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर लागू हुआ। इसके बाद पूरे देश में संविधान का हवाला देकर संविधान की हत्या शुरू हुई और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाने लगा। जिन्हें जेल भेजा गया उनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नाम शामिल थे। झारखंड के भी दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को ज्यादतियां झेलनी पड़ी और उन्हें जेल जाना पड़ा। रांची के वर्तमान विधायक सीपी सिंह ने भी उस दौर में जो छात्र राजनीति में सक्रिय थे, उन्हें जेल जाना पड़ा। रांची से लेकर हजारीबाग तक वो जेल में रहे। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। तो 25 जून के शाम को हमारे यहाँ पर कृपा प्रसाद सिंह और उमाशंकर केडिया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा झंडोत्तोलन करने के लिए मोराबादी मैदान आएंगे और हम लोग को वही पर्चा लोकवानी बांटना है। और समय निर्धारित हो गया तो मैं साइकिल से वहाँ से चला, तो मुझे आने में जो समय था उसमें 1 मिनट का लेट हो गया। तो मैं रोक कर देखा कि ये लोग बढ़ रहे हैं मोराबादी मैदान की ओर। तो मैं पीछे पीछे उनका चलने लगा कि अचानक इनको सरप्राइज दूंगा। तो आपस में बात कर रहे थे कि लगता है कि चंद्रेश्वर जी, उस समय सीपी सिंह में नहीं चंद्रेश्वर था, लगता है डर गए। जब ये वर्ड बोला तो मैंने सामने आ गया, बोला अरे आप आ गए हमरा। फिर वहीं पर पंपलेट मुझे मिला और एरिया बांट दिया गया। मुझे रेडियम रोड में महाराजा होटल के पास बांटना था और उन लोगों को, एक व्यक्ति को बरियातू रोड में गैरिसन सिनेमा के पास और एक व्यक्ति को रातू रोड जाने के रास्ते में। तो मैं बांटने लगा। पब्लिक जो लौट रही थी झंडोत्तोलन के बाद, 4-5 पंपलेट बच गए थे। उसी बीच वहाँ पर एक पुलिस का अधिकारी और एक स्पेशल ब्रांच का अधिकारी मुझे पकड़ लिया और वो पंपलेट हमसे हाथ से छीन लिया और कहा कि चलिए। तो जो उसमें स्पेशल ब्रांच के जो अधिकारी थे उन्होंने पूछताछ किया। मैंने कहा कि मैं विद्यार्थी हूँ, बीकॉम का विद्यार्थी हूँ। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, विद्यार्थी है। लेकिन वो दरोगा जी बोला ना इंदिरा गांधी के खिलाफ ये पंपलेट बांट रहा है। चूँकि उस पंपलेट का शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखो कौन चुकाता है। फिर मुझे गिरफ्तार करके फिर कोतवाली थाना ले जाया गया। रात भर में कोतवाली थाना में रहा। रात भर पूछताछ होती रही, ये कहाँ से आया, कौन दिया। सच्चाई ये है कि मैं खुद नहीं जानता था कि ये पंपलेट कहाँ छपता है, कौन देता है, कैसे आता है। खैर, और दूसरे दिन मुझे जेल भेज दिया गया, रांची जेल। रांची जेल पर मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सुजमनी सिंह, कड़िया मुंडा जी, देवदास आपटे जी, सुखाड़ी उरांव जी, ये सहित लोग वहाँ पहले से जेल में बंद थे जी। तो फिर मुझे वहाँ पर एक वार्ड 10 नंबर वार्ड हुआ करता था, उसमें दिया गया। तो वहाँ लोग सोते थे, कैंची की तरह सोते थे। तो वहाँ मुझे लगा कि अरे मैं कैसे सोऊंगा कैंची की तरफ। फिर इन लोगों ने बात करके मुझे दरी वार्ड, तो दरी वार्ड में कड़िया मुंडा, सुजमनी सिंह और खूंटी के 4 आदिवासी लोग थे, जिसमें खुदिया पाहन जो 77 में खूंटी से एमएलए भी हुए, लेमसा सिंह मुंडा, गोमेश्वरी मानकी जो बाद में खिजरी से 1985 में कांग्रेस से विधायक हुए, और एक गणेश सिंह मानकी। तो ये सारे लोग हम लोग थे। तो मैं परीक्षार्थी था फाइनल ईयर का।
तो मैंने एक चिट्ठी दिया वाइस चांसलर जो रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उनको मैंने एक पत्र भेजा कि मुझे अनुमति दिया जाए कि मैं जेल से ही परीक्षा दे सकूं, क्योंकि मैं जेल में किताब मंगा लिया था, मैं वहीं स्टडी कर रहा था। लेकिन उन्होंने अनुमति मुझे नहीं दिया और उस 15 जुलाई को से मेरा परीक्षा होना था। फिर मुझे हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग जेल मुझे कई खूंखार अपराधी थे और हमारे वही चारों साथी खूंटी वाले, हम लोग को भेज दिया गया वहाँ पर। तो उस समय मुझे याद है कि मेरे पिताजी हमसे मिलने आए थे। तो स्वाभाविक है कि परिवार का कोई आता है और मैं घर का इकलौता लड़का था, तो मैंने पिताजी को समझाया कि आप छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी चिंता कर रहा है। मुझे याद है कि गुरु शरण जी जो संघ के प्रचारक हैं, तो मैंने उनको बताया कि ये सारे चिंता वो लोग कर रहे हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जेल आने की ज़रूरत है। तो बाद में कई बार मेरा बेल रिजेक्ट होते रहा, क्योंकि DIR में था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में। फिर मेरा बेल हुआ तो मैं 30 जुलाई 1976 को, यानी 6 महीना 4 दिन के बाद हजारीबाग जेल से मुझे शाम को 6 बजे छोड़ा गया। और फिर मैं स्टेट बस चलती थी, स्टेट बस का मुझे परमिट दिया गया। फिर मैं वहाँ से रांची आया। इस आपातकाल का असली कारण था इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच टकराव। 1971 के चुनाव में भारी जीत के बाद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, तब सत्ता में बौखलाहट आई। कैबिनेट की सहमति के बिना ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। झारखंड के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के काम में लगे पद्मश्री अशोक भगत, उन्हें भी उस दौर में ज्यादतियां झेलनी पड़ी। उस दौर में वो उस इलाके में जो जनजातीय बाहुल्य इलाका था, जहां शिक्षा का काम था, चाहे वो बेरोजगारी को दूर करने का मामला था, उसमें वो लगे हुए थे। लेकिन 1975 का जो दौर था, जो सेंसरशिप लगा, उसमें उन जैसे लोगों को भी यातनाएं झेलनी पड़ी। आइए सुनते हैं अशोक भगत के दिल की वो बात जो 1975 में उन्होंने झेली थी। आपातकाल 1975 में जब लगा, सब लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। मैं तो अपने गांव में था और मुझे वो पता चला नहीं, जब शहर आया और दूसरे दिन तो मालूम हुआ कि सारे नेता लोग बंद कर दिए गए। और मैं सुंदरलाल अस्पताल बनारस में आयुर्वेदिक वार्ड में भर्ती हो गया। लगभग 3 महीने बाद संपर्क में हम लोग आपस में आए और अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में कानपुर में बैठक हुई। उस समय अशोक जी सिंघल, गोविंदाचार्य, सब लोग विद्यार्थी परिषद में ही काम करने लगे थे, क्योंकि संघ पर प्रतिबंध लग गया था। ऐसी परिस्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय के वाइस चांसलर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भवन गिरवा दिया था। हिंदू विश्वविद्यालय के सारे गेट लॉक करा दिया था, सीमेंट से केवल एक गेट था। हम लोगों ने 15 अगस्त को 70 को सत्याग्रह किया। हमारे साथी स्वर्गीय महेंद्र नाथ सिंह जी पकड़े गए। इसके बाद आपातकाल के खिलाफ अंडरग्राउंड रह करके हम लोगों ने आंदोलन चलाया। 14 जनवरी को उत्तर को देश भर में सत्याग्रह करने की योजना बनी थी। उसी क्रम में एक बैठक थी आजमगढ़ जिले के मऊ नामक मुबारक के पास सठिया नामक गांव में। और उस बैठक के तत्वान उस समय के एसपी के नेतृत्व में मैं गिरफ्तार हुआ। रात भर मेरी आजमगढ़ थाने में टॉर्चरिंग हुई। उन्होंने अनेक प्रकार से टॉर्चर किया और मुझे दंड मिला DIR में। और हम लोग जेल से छूटने के बाद भी लड़ते रहे। आपातकाल हम लोगों के लिए
समाज में भयावह स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन हम लोगों के लिए एक लोकतंत्र की लड़ाई का जज्बा था और बहुत आनंदपूर्वक लड़ाई लड़ रहे थे। देश में आपातकाल के खिलाफ काफी आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अंत में इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और आपातकाल हटा। आपातकाल ने ये सीख दिया कि देश में लोकतंत्र ही रह सकता है, तानाशाह नहीं रह सकता है। और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, अनेक कार्यकर्ता इसमें जेल गए। जेल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके आगे की कहानी सब लोग जानते हैं। झारखंड में भी आपातकाल का सितम देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलवीर दत्त ने आपातकाल से जुड़े संस्मरणों को साझा करते हुए कहा कि आपातकाल इतिहास का काला अध्याय है। उसका तो इमरजेंसी तो लगाई गई कि वो जो राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जो थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे रायबरेली से। तो इन्होंने पिटीशन दिया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए इस चुनाव को करप्ट प्रैक्टिसेस मान के रद्द घोषित किया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, बहुत अपराइट जज थे, तो उन्होंने रद्द घोषित कर दिया कि हाँ सरकारी साधनों का उपयोग हुआ है। और रद्द होने का मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती। तो उसी को लेकर के वो इंदिरा गांधी को उनके सलाहकारों ने जो सलाह दी, तो अगर वो रिज़ाइन कर देती और उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद वो जीत जाती, नहीं भी जीती तो भ्रष्टाचार का जो मामला था अगर उसकी तय में जाए तो बहुत बड़ा मामला नहीं था। आजकल जो हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन वो निर्णय बहुत गलत था। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों में बहुत रिजेंटमेंट हुआ, जो कि बाहर फूट नहीं पाया एक तरह से। लेकिन बहुत सी इमरजेंसियाँ हुई, ये इमरजेंसी में ज़्यादतियाँ हुई बहुत सी। तो उसमें जैसे ये नसबंदी, तो उनका जो बेटा था संजय गांधी, तो वो तो लोग बोलते थे कि भारत सरकार का बेटा है ये। उसने जो कमीशन बैठा था जस्टिस शाह का, उसने भी यही लिखा था, ज़्यादतियाँ भी बहुत हुई। तो उसी का नतीजा हुआ कि 1977 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी खुद हार गई रायबरेली से। बलबीर दत्त ने यह भी बताया कि इमरजेंसी में सबसे बड़ा हथियार सेंसरशिप था। इस दौरान जनता की आवाज को दबाने के लिए 250 से अधिक पत्रकारों को जेल में डाला गया। तो इमरजेंसी का सबसे बड़ा हथियार या ब्रह्मास्त्र था सेंसरशिप। अगर सेंसर नहीं लगाया जाता तो इमरजेंसी में जो कुछ मौका मिला उस समय इंदिरा गांधी की सरकार को ज़्यादतियाँ करने का वो मौका नहीं मिला। इसी बारे में एक और बात की ओर ध्यान दिलाना ज़रूरी है। करीब 250 पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया, इसमें रिपोर्टर एडिटर वगैरह थे। ऐसा तो ब्रिटिश टाइम में कभी नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादती जो है उस समय की गई। अच्छा, जो पत्रकारों को तो गिरफ़्तार किया ही गया, करीब 250 पत्रकारों को। उसके अलावा बहुत से अखबारों की मान्यता रद्द कर दी गई, रजिस्ट्रेशन नंबर, और बहुत सा का विज्ञापन बंद कर दिया गया। उन्होंने अपनी यादों को साझा करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान पत्रकारों ने विरोध स्वरूप एडिटोरियल पेज को ब्लैंक छोड़ दिया था। श्री दत्त ने कहा कि इमरजेंसी पर ज्यादा किताबें और फिल्में नहीं बनी है, जिसके कारण लोग इससे जुड़ी जो बातें हैं वो नहीं जान सके हैं। अच्छा, हमने और भी 5-7 अखबारों ने अपना जो एडिटोरियल स्पेस रहता है उसको ब्लैंक छोड़ दिए थे प्रोटेस्ट में। ऐसे ब्रिटिश टाइम में भी कभी कभी राष्ट्रवादी अखबार करते थे। तो उस पर बाद में शो काज नोटिस आया कि आपने ऐसा क्यों किया, स्पेस ब्लैंक क्यों छोड़ दिए। तो बात असल में ठीक थी, ब्लैंक स्पेस छोड़ देना जो है वो ज़्यादा वोकल होता है। इमरजेंसी के विरुद्ध ये जो आंदोलन था उसको कहा जाएगा कि ये, और ये ठीक ही कहा गया, आज़ादी की दूसरी लड़ाई। तो भारतीय इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर जो लिखा जाना चाहिए था, जितनी किताबें आनी चाहिए थी,
फिल्में आनी चाहिए थी, वो सब हुआ नहीं। किताबें आई कुछ, अंग्रेज़ी में कुछ एक हैं किताबें अच्छी, हिंदी में भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सी बातें मैंने इसकी प्रस्तावना में भी लिखा है कि नहीं आई, और वे स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना बड़ा देश और पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, और वो भी सेंसरशिप के टाइम में, तो वो सब बातें पता नहीं लगती हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर देश भर में आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। रांची के वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी ने भी आपातकाल के दौरान अपने संस्मरण को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, जिसने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उससे नहीं बच सका। लेकिन आपातकाल में इतना भय था कि कब पुलिस किसको उठा के लेके चली जाएगी, इसका कोई वो नहीं था, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि हम बचे रहेंगे, कब कोई चला जाए। तो मैक्सिमम लोगों ने वो कांग्रेसी और सीपीआई का अपना वो डाल लिया कि हम उसके हैं, इसके हैं, ताकि हम बचे रहें। लेकिन हमको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी, भूमिगत होकर के हम अपना काम करते रहे। फिर भी पकड़े गए, दो बार पकड़े गए इमरजेंसी में, दोनों बार जुडिशरी उस समय बहुत मजबूत थी, जुडिशरी की मजबूती से छूटे। आपातकाल कुल मिलाकर के देश के लिए कहा जाए तो एक कलंक था और कलंक है, और इस कलंक को धोना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उसी समय से देश जो है संविधान के प्रति जो उसकी गरिमा होती है, उस गरिमा के प्रति लोगों में उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि लोगों में लगा कि संविधान ही सब कुछ है, और संविधान के इतर जो कुछ भी किया जा रहा है वह जो है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है, और नुकसानदायक साबित भी हुआ। हालांकि प्रतिफल उसका यह हुआ कि इंदिरा गांधी को हारना पड़ा, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार चली। आपातकाल में ट्रेन में बैठा हुआ आदमी डरा हुआ था, हवाई जहाज से चलने वाला आदमी डरा हुआ था, कहीं से आंदोलन से कोई संपर्क होगा या कि कोई कह देगा, पुलिस उठा करके लेके चली जाएगी। कुल मिला के स्थिति यह थी। सेंसरशिप के बारे में तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोगों पर क्या, हम लोग तो गुप्त रूप से बुलेटिन छापते थे और बांटते थे, लेकिन जो बड़े दिग्गज पत्रकार थे, जो नामी पत्रकार थे, नाम लेना शायद उपयुक्त नहीं हो, उन लोगों के बारे में यही कहा जा सकता था कि इंदिरा गांधी ने झुकने के लिए कहा तो रेंगने लगे थे। बड़े दिग्गज पत्रकार, कुलदीप नैयर अड़े रहे, एन रामा अड़े रहे, इस तरह कुछ पत्रकार थे जो अड़े रहे, अपने स्टैंड पर कायम रहे, और उन लोगों ने बहुत दिनों तक अपनी संपादकीय को खाली छोड़ रखा था, ब्लैक करके रखा था, इसलिए कि सेंसरशिप जो था उसमें हर अखबार में एक मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था, जिस मजिस्ट्रेट की भूमिका यह थी कि हम जो है वो क्या नाम है, आप जो कंटेंट भेज रहे हैं वो कंटेंट हमको दिखाइए और हम फाइनल करके भेजेंगे। जैसे समाचार संपादक भेजते हैं या रेजिडेंट एडिटर भेजते हैं, फाइनल करके एडिटर भेजते हैं, वहाँ पर वही एडिटर बना हुआ था। इसके विरोध में कुछ लोगों ने अपने संपादकीय को काला किया, छोटे अखबारों ने भी। उनमें से बहुत कम लोगों को पकड़ा गया, लेकिन पकड़े गए उसमें से भी लोग, और पकड़ करके उनको जेल डाला गया। एक तो रातों रात पूरा देश जेल में तब्दील हो जाएगा, एक कारागार में तब्दील हो जाएगा, ये अकल्पनीय था। जैसे कर्फ्यू में होता है, कर्फ्यू में होता है कि कर्फ्यू की घोषणा हुई और आपके जो अधिकार हैं नागरिक स्वतंत्रता के, वो वहाँ रोक दिए गए, कर्फ्यू में आप नहीं निकल सकते हैं। यही हुआ आपातकाल में भी कि आपातकाल में उसको रोक दिया गया, आपके नागरिक स्वतंत्रता को छीन लिया गया। सरकार जितना भर चाहेगी उतना ही कदम चलना है, उससे ज़्यादा आप चल नहीं सकते हैं। ये सबसे नुकसान है आदमी के लिए। लोकतंत्र के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है आज़ादी। आज़ादी इसलिए कि आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर वह नहीं है तो आदमी हो ही नहीं सकता है। वो जीव भी आज़ादी खोजता है, अगर बांध दीजिए तो उसका विकास रुक जाता है। और आज़ादी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। तो लोकतंत्र, आज़ादी और मुल्क, ये तीनों एक दूसरे तीसरे से संबंधित हैं, एक धागे में बंधे हुए हैं। एक कमज़ोर होगा, दूसरा कमज़ोर होगा। और जनता जब मजबूत होगी, जनता मजबूत हुई तो सबक सिखाया उस सरकार को, और सरकार ने सबक ऐसी सीखी कि फिर उठना मुश्किल हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज सर्वोपरि है। आपातकाल में जनहित की आवाज बुलंद करने वालों पर तत्कालीन सरकार का कड़ा पहरा रहा, जिससे सभी विचलित नजर आए। रांची के डॉक्टर सूर्यमणि सिंह भी उस दौर को याद कर सिहर उठते हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भारतीय संविधान पर न मिटने वाला दाग है।
तो सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या जो है 1975 में की गई। और उस समय जबकि देश के कोई अंदर इस प्रकार की बातें नहीं थी, कोई खतरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, साधारण था। भाई हम लोग का जो आंदोलन था मुख्य रूप से 4 मांगे थी: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा नीति में परिवर्तन। बाद में जब जयप्रकाश जी पर लाठीचार्ज किया गया 22 नवंबर 1974 को, उनका हाथ नानाजी देशमुख ने रोका तो हाथ टूट गया उनका, फ्रैक्चर। उसके बाद उन्होंने कहा कि गद्दी छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, और विधानसभा भंग करो, ये नारा हुआ बाद में। तो अब इसके बाद जो है इमरजेंसी जो लगी, तो बताया है कि इमरजेंसी के दरमियान बहुत जुल्म हुए। यहाँ पर कई लोग जो है जेल के अंदर ही शहीद हुए, गिरिडीह में, इस सब में। तो ये जो बर्बरता हो सकती थी जितना, मतलब आपस में लोग बात करते हुए ऐसे देखता था पीछे आगे पीछे कि क्या कोई देख तो नहीं रहा है, इस प्रकार से सरकार के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता था। इतना भयानक ऐसा हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है। इमरजेंसी में कोई बात नहीं करता था। जब जेल चले गए, आप कल्पना करिए, जब हम गिरफ्तार हुए तो कोई मिलने में डर से नहीं आया। तो सिपाही को एक जो हम लोग को जो मिलता था मैनुअल के हिसाब से धोती और ये सब जो है ना, तो सिपाही को दे करके तो किताब उताब मंगाए, कुछ पढ़ेंगे। तो ये स्थिति थी उस समय, जाता नहीं था, कोई मिलता नहीं था, कोई भी नहीं था। बाद में तो कुछ नॉर्मल हुआ, तो बहुत देर के बाद जो है लोग एक आध मिलने आया, लेकिन फिर भी उस स्थिति में नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इमरजेंसी तो एक भयावह एक हादसा था। अब सोचता था कि हम कल क्या होगा, सच्चाई बात बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले उसमें आज इसको उग्रवादी कहते हैं इस टाइप से, और कुछ गुंडे टाइप के लोग थे, मिलने आते थे हमसे, क्या होगा सर, क्या होगा सर। अब उनको लगता है क्या होगा तो बड़ा दिल का सीढ़ी लगा के भागा जाए, कुछ किया जाए, मतलब कल क्या होगा कोई जानता नहीं था। इस प्रकार के दृश्य थे उस समय जो है। लेकिन खैर हुआ ऐसा कि रिपोर्ट गया छवि मीडिया का, भाई अभी चुनाव कराइएगा तो जीत जाइएगा। और उन्होंने ऐसा सुबुद्धि आ गई कि 26 जनवरी को घोषणा कर दिया है 77 को। तो 26 जनवरी को घोषणा जब की है चुनाव की, तो सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग रिहा हो गए, लेकिन हम तो उसके एजेंट थे। हम मार्च में रिहा हुए हैं, जब इमरजेंसी 21 मार्च को इमरजेंसी हटी थी तब रिहा किया गया। तो ये इस प्रकार से, मतलब जिसका कोई भी होता है ना कि भाई कोई चार्ज हो किसी पर, कुछ नहीं था। लेकिन जब दिया, जब हम पहले 11 आरोप लगाया था, हम देख के दंग रह गए, यहाँ बम विस्फोट, वहाँ बम विस्फोट, वहाँ ये वहाँ वो। अरे चलिए, तो कोई भी शासक जो है निरंकुश ना हो जाए, फिर वही स्थिति आ जाए आपातकाल लादने की। तो इसलिए हम लोग इसकी एक मिसाल के तौर पर इसको जलाए रखे भाई, जैसे मसाल जला के रखते हैं वैसे लोग जागरूक करते रहेंगे, करते रहे हैं। उस दौर में जिन्होंने भी उस कालखंड में समय बिताया, उनके लिए आजाद मुल्क में फिर से गुलामी और शोषण की इंतहा रही। लेकिन हर इंतहा या अत्याचार का अंत होता है, और वो दौर करीब 2 साल बाद 21 मार्च को आया, जब भारतीय इतिहास के इस काले अध्याय का खात्मा हुआ। इंदिरा गांधी की तरफ से देश पर थोपी गई इमरजेंसी 1977 में हटाई गई। दुर्भाग्य रहा कि देश को आजादी के महज 28 साल बाद ही इमरजेंसी झेलना पड़ा, वो भी ऐसी इमरजेंसी जिसने लोगों को जीना दूभर कर दिया। बोलने से लेकर उनके रहने और सहने, जो दूसरे तरह की आजादी थी, वो भी एक तरीके से खत्म हो गई। आपातकाल अब इतिहास के पन्नों में है, और मौजूदा समय में देश में लोगों को हर तरह की आजादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो या फिर प्रेस की स्वतंत्रता की बात, हर जगह लिखने और बोलने की खुली आजादी है। तो दूरदर्शन की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।